नमस्कार, सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 23 अक्टूबर 2025 बृहस्पतिवार, आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपको देश की 50 ऐसी बड़ी खबरें बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी होगी। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हो, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलो खैर, आपकी मर्जी, नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। दिल्ली में एक बार फिर हवा खराब हो गई है। साल का वह समय शुरू हो गया है जब दिल्ली की हवा जहरीली और सांसों को तकलीफ देने वाली बन जाती है। इस बीच आंकड़े बताते हैं कि इस बार दीपावली पर दिल्ली की वायु गुणवत्ता 4 साल में सबसे खराब रही और रात में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। सूक्ष्म प्रदूषक कणों पीएम 2.5 की सांद्रता 675 पर पहुंच गई, जो 2021 के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा कि सियासी इस्लाम ने भारत के सनातन धर्म को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में धर्म के नाम पर चलने वाले राजनीतिक षड्यंत्र देश की जजों को खा रहे हैं। उनके इस बयान ने तुरंत राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का संकेत माना है और सत्तारूढ़ दल ने इसे सुरक्षा धारणाओं की दिशा में बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशियों, सेटिंग तथा गठबंधन की स्थिति पर सक्रियता दिखाई है। चुनाव से पहले कांग्रेस गठबंधन संबंधी तैयारियों में राहुल गांधी ने प्रभाव दिखाया है। साथ ही माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी द्वारा कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर में। आज दिवाली उत्सव के दौरान राहुल गांधी ने दिल्ली की एक पुरानी मिठाई की दुकान का दौरा किया, जहां उन्होंने सामाजिक तथा प्रतीकात्मक रूप से स्थानीय व्यापार समुदाय से जुड़ने का संकेत दिया। बढ़ते हैं अगली खबर में। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो जीविका कार्यक्रम के तहत काम कर रही जीविका दीदियों को 30,000 प्रति माह वेतन, उन्हें स्थायी पद और इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का लक्ष्य सार्वजनिक किया है। खबर में बताया गया है कि उन्होंने इस पार्टी को बिहार में नई राजनीतिक धारा के रूप में देखा है और शादी, परिवार, पारिवारिक राजनीति से अलग जाकर अलग पहचान बनाने का संकेत दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे अपने पुराने क्षेत्र महुआ से चुनाव लड़ेंगे और पारंपरिक परिवार द्वारा नियंत्रित राजनीति को चुनौती देंगे। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने अपने प्रतिद्वंदियों को इशारा दिया है कि अब वे ब्लैक बोर्ड के प्रतीक के माध्यम से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे। शिक्षा, युवा राजनीति और मुद्दा प्रधानों को उन्होंने अपनी रणनीति बताया है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि वे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने एक गीता की कसम लेते हुए कहा है कि उनका परिवार से, पार्टी से अब रिश्ता वही नहीं रहेगा जैसा पहले था। बढ़ते हैं अगली खबर में। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल जेडीयू ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए 101 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसमें सवर्णों और दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व देने का ध्यान रखा गया है, जिससे जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर में। प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट किया है कि वे इस बार जनसुराज पार्टी की ओर से होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में स्वयं उम्मीदवार नहीं होंगे। उनका फोकस अब पार्टी की संगठनगत तैयारियों पर रहेगा। उन्होंने आगामी चुनावों में पार्टी का लक्ष्य रखा है कि 150 से कम सीटें जीतना इस बार हार मानी जाएगी। प्रशांत किशोर ने राज्य में जाति आधारित राजनीति को चुनौती देते हुए कहा है कि नेतृत्व, नीति और काम के ट्रैक रिकॉर्ड का प्रभाव अब ज्यादा बढ़ गया है, न कि सिर्फ जातिगत समीकरणों का। बढ़ते हैं अगली खबर में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को शांत किया और संभावित परमाणु युद्ध को टाला। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं को चेतावनी दी थी कि यदि युद्ध हुआ तो अमेरिका व्यापार समझौतों को रोक देगा। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि यदि ट्रंप की मध्यस्थता नहीं होती तो भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम गंभीर हो सकते थे। बढ़ते हैं अगली खबर में। भारत ने
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपने नागरिकों को यूक्रेन से तुरंत बाहर निकलने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय ने एक सलाह जारी कर नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। यह कदम बढ़ते संघर्ष और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर में। भारत सरकार ने 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 125 से घटकर 11 रह गई है, जो सुरक्षा बलों की सफलता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर में।